Hello friends, welcome back to my channel Shalvi Singh and today we will be studying about atoms and molecules. आज हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर लास्ट में कवर अप करूँगी। आज मैं थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपके सेकंड टर्म एग्जाम में आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि जो एटम्स हैं उसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया। तो फर्स्ट नेम इज महर्षि कन्नड़। हु वाज ही? महर्षि कन्नड़। जैसा कि आपने नेम सुना तो आपको ये लग रहा होगा कि ये इंडियन है। तो यस, ही वाज इंडियन फिलोसोफर। पहले कोई साइंटिस्ट तो होते नहीं थे, तो ये इंडियन फिलोसोफर्स थे। ये फिलोसोफर था एंड उन्होंने अपनी एक फिलोसफी दी थी जिसमें उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में कोई भी चीज है वो पदार्थ से बनी हुई है। लेकिन पदार्थ तो वर्ड हमने अभी तक सुना ही नहीं। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ इज मैटर। जानते हैं मैटर? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कमेंट करके बताइए। तो आई स्टार्ट विद द मैटर। ठीक है, पहले मैं इसे कंप्लीट कर लूँ। तो उन्होंने बोला, महर्षि कन्नड़ जी ने, कि जो भी हमारा यूनिवर्स में कोई भी चीज है इट इज मेड अप ऑफ पदार्थ। और पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? वी नो मैटर। मैटर के नेम से हम लोग पदार्थ को जानते हैं। फिर इन्होंने बोला कि पदार्थ से भी कोई एक छोटी चीज है एंड दैट इज एटम। क्या है वो? एटम। लेकिन उन्होंने एटम नेम नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला परमाणु। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमने पढ़ा कि जो हमारे महर्षि कन्नड़ थे उन्होंने हमें सबसे पहले एटम से मिलवाया। मतलब कि उन्होंने हमें बताया कि जो यूनिवर्स में कुछ भी चीज है इट इज मेड अप ऑफ पदार्थ। पदार्थ मीन्स मैटर, जिसे हम लोग मैटर बोलते हैं। एंड जो हमारा पदार्थ है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल परमाणु। वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ है। एंड व्हाट इज परमाणु? इट इज एटम्स and that we will going to study further in this chapter। ठीक है, इसके बाद हमें और भी साइंटिस्ट के नेम पता चले। सॉरी, साइंटिस्ट नहीं, फिलोसोफर्स। तो जो हमारे फिलोसोफर एक थे डेमोक्रिटस and another one was ल्यूसिपस। ये दोनों ही हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स थे। ग्रीक फिलोसोफर्स थे। उन्होंने ही हमें एटम और मैटर जैसे नेम दिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट का नेम था कात्यायन। पूरा नेम है उनका पकुदा कात्यायन। ओके, आई शुड राइट इट। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है जस्ट कमेंट कर दीजिए एंड आई विल एक्सप्लेन। Writing the correct spelling. Oh, so sorry. It is wrong. मुझे इनका सरनेम पता था लेकिन आगे का नेम मैं भूल चुकी थी। पकुदा कात्यायन। इन्होंने भी अपनी एक फिलॉसफी दी और उन्होंने अपनी फिलॉसफी में बताया कि जो भी एटम है, हमारा यूनिवर्स है, इट इज मेड अप ऑफ मैटर। और जो भी मैटर है इट इज मेड अप ऑफ एटम। एंड जो हमारा एटम है ये कभी भी आपको खाली नहीं मिल जाएगा। ये हमेशा हमें कैसे मिलेगा? अगर हम लोग इसे देखेंगे या फाइंड आउट करेंगे तो ये हमेशा हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। कैसा मिलेगा? हमेशा हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। लाइक आप सोचो कि आप एक एटम है, ये हमारा H का, आप इसे अकेले फाइंड कर लो। नो, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। हमें एटम के दो एटम्स साथ में मिलेंगे। ओके, अब इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट का नेम था एंटोनी लेवोइजर।
एंड उन्हीं ने हमें 2 लॉज दिए। आप उनको अभी आगे पढ़ोगे। उसका नेम क्या था, साइंटिस्ट का नेम क्या था? आई हैव जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। ही वाज एंटोनी लेवॉइजर। He was Antony Lavoisier. What he did? इन्होंने 2 लॉ दिए। एक लॉ दिया इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास, और अनदर लॉ था इनका कांस्टेंट प्रपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास वर्ड से ही आप लोग समझ चुके होंगे कि मास का कंजर्व रहना मतलब अगर कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हैं और आपको उसका प्रोडक्ट मिलता है तो वो कंजर्व रहेगा। मींस एक एग्जांपल, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लेकिन याद रखना है आपको कि कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रपोर्शन ये 2 लॉ थे, लेकिन ये किसने दिए थे? एंटोनी लेवॉइजर ने दिए थे। तो हमारा फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास। आई एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जांपल। आप मान लीजिए आपने एक कोई भी ए लिया और बी लिया। आपने कोई ए लिया, आपने कोई बी लिया। ये क्या है? ये कोई सब्सटेंस है। आपने कोई रिएक्टेंट्स लिए। जो भी हमारे एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या? रिएक्टेंट। जो भी आपने रिएक्टेंट्स लिए और उनसे आपका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसको क्या कहते हैं? जो राइट हैंड साइड होता है, प्रोडक्ट। जो भी आप रिएक्टेंट्स लिए उसने आपका क्या फॉर्म करेगा? वो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। लेकिन जो हमारे एंटोनी लेवॉइजर थे उन्होंने उनके रिएक्टेंट्स जो भी थे उन्होंने वेट किया। लेट्स से इसका वेट 5 ग्राम था एंड इसका वेट 10 ग्राम था। उन्होंने कोई रिएक्शन कराई, और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, और जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ उन्होंने उसका वेट निकाला। तो जब उन्होंने उसको वेट किया तो उसका वेट भी 15 ग्राम आया। मतलब जो हमने शुरू में लिया था, इसे 5 लिया, इसे 10 लिया, इसका वेट करेंगे तो 15 ग्राम आया, और जो हमारा प्रोडक्ट का वेट आया वो भी 15 ग्राम आया। मीन्स दीज बोथ आर इक्वल। मतलब कोई भी रिएक्शन होती है तो हमारा मास कंजर्व रहता है। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ही मास कंजर्व रहेगा। देन व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। आपने कोई भी 2 रिएक्टेंट लिए, लेट्स से एक आपने कोई ए ले लिया, अनदर वन इज बी ले लिया। जब उनको रिएक्ट कराया तो एक ए बी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, जो ए बी आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, आपने जब उसकी प्रॉपर्टीज चेक करी तो वो प्रॉपर्टीज ना तो ए से मैच कर रही है ना तो बी से मैच कर रही है। ठीक है, मतलब वो टोटली डिफरेंट है। जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो हमने शुरू में रिएक्टेंट्स लिए थे उससे उसका कोई मैचिंग ही नहीं कर रही कोई प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस। आपने मान लो एक आपने एसिड ले लिया। क्या लिया आपने? एसिड ले लिया। जब आपने एसिड को रिएक्ट कराया बेस से तो आपका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट वाटर से, सॉल्ट वाटर का। आपने एक एसिड लिया, आपने एक बेस लिया और फॉर्मेशन हुआ हमारे सॉल्ट वाटर को। तो एसिड बेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज रिएक्टेंट। व्हाट? रिएक्टेंट। एंड दिस इज प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये केमिकल रिएक्शन है, तो हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हमने कोई 2 डिफरेंट प्रोडक्ट लिए थे। एक हमने एसिड लिया, एक बेस लिया, लेकिन जब ये कंबाइन हो गए तो हमें सॉल्ट वाटर मिला।
अब सॉल्ट वाटर ना तो एसिड की तरह काम करेगा ना तो बेस की तरह काम करेगा, मींस दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप अगर एसिड जितना आपने लिया उसको वेट किया आपने, इसका वेट निकाला, इनको ऐड करोगे आप तो रिएक्टेंट का वेट लेट से 50 ग्राम आया, और लेट से प्रोडक्ट जो आपका सॉल्ट वाटर फॉर्म हुआ है इट विल आल्सो बी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम ही होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, मींस जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें मास हमारा कंजर्व होगा। नेक्स्ट वन इज, लेट मी चेक, द नेक्स्ट law is law of constant proportion. Another law is law of constant proportion. So we will be studying about the next law. अगर इस law में आपको कोई भी problem आई हो तो you can comment to me. I'll explain it again. Law of constant proportion means, let me take an example. आप अपने घर में जो टैप वाटर आता है आपने उसका क्या लिया, वाटर ले लिया, आपने कुछ वाटर जाके आपके घर के बगल में पॉन्ड था आपने वहां से वाटर ले लिया, कुछ वाटर आप ले आए हो ओशन का, ये आपका टैप वाटर है, ये आपका पॉन्ड वाटर है, एंड दिस इज ओशन वाला वाटर। आपने इन तीनों का ही क्या किया, आपको पता होगा वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता, नो प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है H2O। तो जब आपने टैप वाटर को चेक किया और इसमें देखा तो इसका फॉर्मूला भी H2O ही था, इसको चेक किया तो इसमें भी H2O ही था, इसको चेक किया तो इसमें भी H2O ही था। मींस अगर आप वाटर ले रहे हो, वेदर वो टैप वाटर है, पॉन्ड वाटर है या ओशन वाटर है, हमारे इंडिया का वाटर है, दूसरे देश का वाटर, कहीं का भी वाटर हो उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, H2O ही रहने वाला है। अब जो हमारी बुक में एक रेशियो दिया हुआ है 1:8, वो क्या है, जो हमारा वाटर है वो 1:8 बाय मास लिखा हुआ है उसमें, वो क्या है, इट इज द रेशियो, ये रेशियो लिया गया है, लेट्स सी जो हमारा H2O है, H2O है, तो हमारा जो हाइड्रोजन है इसमें उसका एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, हमारे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। आप अभी से कुछ देर के लिए एटॉमिक मास इन दोनों का लर्न कर लीजिए, हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, ठीक है। और ये मैं आगे फर्दर आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आप एटॉमिक मास समझ जाएंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो नो प्रॉब्लम। अभी मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 हैं, तो जब 1 का वेट 1 होता है तो 2 का कितना होगा 2 होगा। अब हम ऑक्सीजन का वेट लिखेंगे, ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, हम इनके बीच में रेशियो फाइंड करेंगे, 2 1s are 2, 2 8s are 16, मतलब हमारा जो मास का रेशियो है इट इज 1:8। आप कहीं का भी वाटर लेकर आएंगे उसका जो रेशियो होगा इट विल बी 1:8। आप कोई भी वाटर ले आइए, डर्टी वाटर, व्हाटएवर, पॉन्ड वाटर हो, सी वाटर हो, ओशन का वाटर हो, यूएसए का वाटर हो, कहीं का भी, उसका जो रेशियो है वो क्या होने वाला है 1:8 होने वाला है, ठीक है, कंफर्म। नेक्स्ट वी विल टेक वन अनदर एग्जांपल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या आप लोगों को पता है, नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, दिस इज अमोनिया, अमोनिया गैस बोलते हैं इसे, दिस इज अमोनिया, ओके। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पहले हमें पता होना चाहिए तभी तो हम किसी चीज का रेशियो निकाल पाएंगे।
तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का मैंने आपको अभी बताया 1, इसमें नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन है मतलब 14 रेशियो, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 14 रेशियो 3, और यही रेशियो हमारे बुक में भी दिया हुआ है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये मास लर्न करने पड़ेंगे क्या? नहीं, आप सब कुछ फाइंड कर लें, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।